वेलकम बैक। मैं हूं स्वरजीत रोशन और आज की इस क्लास में प्रोबेबिलिटी का पोस्टमार्टम करेंगे। प्रोबेबिलिटी में जितने भी कंसेप्ट होते हैं, चाहे वो डैश का प्रॉब्लम हो, कॉइन का प्रॉब्लम हो या फिर कार्ड का प्रॉब्लम, अर्न का प्रॉब्लम, यानी वो जो बोलते हैं ना, इस बॉक्स में 8 लाल गेंदे हैं, 10 की पीली गेंदे हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चंस हो, इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम लोग पूरे बेसिक से चलेंगे कि एक प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, पहले हम उनको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसे बेसिक जो डेफिनेशंस होते हैं उनको समझेंगे। इनके बाद हम लोग सैंपल स्पेस निकालना सीखेंगे, उसके बाद इवेंट के बारे में समझेंगे और लास्ट में फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। तो समझ में आ गया हम लोगों का क्या है टारगेट। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इनको समझते हैं कि आखिर इनका रियल लाइफ में क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी या किसी घटना के होने की संभावना या चांस को संख्यात्मक रूप में बताता है। जैसे आप कभी कहते होंगे कि ऑलमोस्ट मैंने कर ही लिया था, शायद ये हो ही जाए, है ना? या इट मे बी हेल्पफुल फॉर अस, शायद आज की क्लास सीखेंगे या देखेंगे तो कितना सीख पाएंगे। ये सब जो चांसेस की जो बातें होती है, जिसको अनसर्टेनिटी कहते हैं, इनको हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी के हेल्प से। तो अगर आप आज की पूरी क्लास को देखोगे तो जो अनसर्टेनिटी वाली चीजें होती है उनको एक नंबर के रूप में देखोगे। आपको पता है कि किसी भी चीज को अगर हम नंबर के फॉर्म में देखें तो हम उसके एग्जैक्ट नेचर को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात? कुछ रियल लाइफ एग्जांपल की बात करो तो चाहे वो क्रिकेट का टॉस हो या डैश को रोल करना हो या लॉटरी हो, कार्ड्स हो या वेदर फोरकास्ट हो, ये सारे के सारे जो होते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे तो वहां पे 4 एमसीक्यूज होते हैं। अब उसमें दिए गए कंडीशन के बेसिस पे हम उस एमसीक्यूज में कैसे अपने एरर को मिनिमाइज करके अपने आंसर को सटीकता तक ले जाने का काम करेंगे, ये भी हम लोग इस प्रोबेबिलिटी से सीख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी हमें सिखाती है कि हर अनसर्टेनिटी के पीछे एक कैलकुलेशन छिपा होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या शब्दावली होते हैं जिनको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला होता है एक्सपेरिमेंट। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स या अब रियल लाइफ इंग्लिश में आपने एक्सपेरिमेंट के बारे में जो भी जाना होगा वो ठीक है, बट जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ एक्सपेरिमेंट को आपको एक अलग तरीके से देखना होगा। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। सारे के सारे किए गए ट्रायल कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं होते। तो कौन से ट्रायल एक्सपेरिमेंट होंगे? तो डेफिनेशन क्या कहता है कि एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस या कोई भी काम किया जाए, दैट गिव्स सम वेल डिफाइंड रिजल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड? ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? इस वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी अगर उन चीजों के बारे में बात करे तो सबका आंसर सेम होना चाहिए। कहने का मतलब, जैसे पूछे हाउ मेनी डेज इन अ वीक, तो हर एक आदमी बोलता है 7 डेज। सो क्यों? क्योंकि जो डेज है वीक का वो वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इंडिया के 10 बेस्ट प्लेयर का नाम बताओ, तो आप कुछ और बोलोगे, आपका फ्रेंड कुछ और बोलेगा, कोई आदमी कोई और कुछ और बोलेगा। सो 10 बेस्ट प्लेयर जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। मैं बोलूंगा पहले 5 नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को बताओ, तो जो भी आज बच्चा इसके बारे में या जो भी लोग जानते होंगे वो 1 2 3 4 5 बोलेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि बताओ क्लास का सबसे हैंडसम लड़का कौन है या क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है, तो आपके लिए शायद कोई और होगा और उसके लिए कोई और होगा। यानी जो खूबसूरत लड़का या खूबसूरत लड़की का
बात करें तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग सिर्फ वैसे प्रोसेस को एक्सपेरिमेंट के अंदर लेंगे जो वेल डिफाइन होंगे, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस करना, स्क्रॉलिंग अ डाई, है ना, पिकिंग अ कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। दूसरा होता है ट्रायल। ट्रायल क्या होता है, यानी जिसे कहते हैं प्रयास। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट को जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ट्रायल कहलाता है। जैसे आपने एक बार डाइस को रोल कर दिया, तो रोलिंग अ डाइस इज अ ट्रायल। ये अपने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करना ये क्या है, ट्रायल है, यानी प्रयास है। क्लियर है बात। तो ये दो चीजें होती है जनरली जो यूजफुल होते हैं, हमें ये जानना चाहिए। वैसे इनको हम लोग जनरली सेट थ्योरी जब पढ़ते हैं तो वहां पे इनको बहुत डिटेल में सीखते हैं। अगला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। यादृच्छिक प्रयोग क्या होते हैं, चलिए फटाफट बताइए कोई, कि ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नॉन इन एडवांस बट एनी स्पेसिफिक आउटकम नॉट प्रिडिक्टेबल। कहता है कि अगर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम पहले से तो पता हो कि क्या क्या होगा, लेकिन कौन सा आएगा, कौन सा आउटकम आने वाला है ये पता नहीं हो, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे आप अगर एक डैश को रोल करते हो, डैश समझते हो ना, लूडो खेलने वाला जो होता है बड़ा सा, जिसको ऐसे हिलाते हो और निकालते हो, वो वाला, तो उसे डैश कहते हैं। तो आपको पता है कि अगर उस लूडे को एक बार हम नीचे गिराएंगे तो या तो 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से कोई एक नंबर आएगा, इसी में से कोई एक नंबर आएगा। अब वो नंबर एग्जैक्टली कौन सा होगा ये नहीं पता, बट वो क्या क्या आ सकता है ये बात आपको पता होता है। तो वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ में आया। अब जैसे एक कॉइन आपने लिया, है ना, और कॉइन में जैसे जय वीरू वाला आपको पता होगा कि जब भी करता था तो हेड ही आता था, क्योंकि उसके दोनों साइड में हेड ही था। तो वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको टोटल क्या क्या आने की चांसेस है ये तो पता है, और पार्टिकुलरली भी पता है कि यही वाला आएगा, इसीलिए वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है। अब जो आता है वो है सैंपल स्पेस, और यहीं से आपकी शुरुआत होती है प्रोबेबिलिटी का। क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत आसानी तरीके से समझना चाहते हैं, तो आपको हर एक एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को या सैंपल स्पेस को पता करना होगा। तो क्या होता है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस जो होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यानी जब कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आने की संभावना है वही क्या कहलाता है, उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कहलाता है, और इसे हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अब अगर आप मुझे बोलो कि कुछ ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट हैं और उनके क्या क्या सैंपल स्पेस होंगे, पहले हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो, तो जैसे ही अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो जो जो एलिमेंट सैंपल स्पेस में आएगा उसे सेट के फॉर्म में लिखते हैं। सेट कहने का मतलब एक कलेक्शन के जैसा लिखते हैं। तो जैसे बोलोगे कि सर अगर आपने कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आने की संभावना है, तो कोई बोलेगा सर हेड आने का संभावना है। ठीक है। और क्या सब संभावना है, तो टेल आने की संभावना है। क्या हेड और टेल आने के अलावा कोई और ऐसी संभावना है कि जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो आएगा, बोलोगे बिल्कुल नहीं। इसका मतलब जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस सिर्फ यही आएगा, यानी अगर इसमें कितने एलिमेंट आएंगे सैंपल स्पेस में, तो आप बोलोगे दो एलिमेंट आएंगे, एक एच और एक टी। समझ में आया। इसी तरीके से अगर आप दो कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आएगा, अगर आप दो कॉइन को टॉस करोगे तो क्या क्या आ सकता है, पहले कॉइन में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है, या पहले में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है, या पहले में टेल और दूसरे में भी टेल, या पहले में हेड और दूसरे में भी हेड आ सकता है। इसके अलावा और अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं।
जल्दी से मुझे बताइए, क्या इसके अलावा कोई और चीजें होती है तो बताइए। और अगर ये लिख कैसे रहा हूं इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा अभी, कि 2 3 4 5 कॉइन में भी हम कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ये भी मैं अभी सिखाऊंगा। बस अभी बेसिकली सीख लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, यानी कितने वैसे, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कितने वेल डिफाइंड आउटकम्स आ सकते हैं टोटल, उसी को तो सैंपल स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे बोलोगे कि टोटल इसके अंदर कितने मिल गए, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट होंगे इस सैंपल स्पेस के पास। तो इसीलिए कहा जाता है, एक शॉर्टकट तरीका भी आप माइंड में याद कर सकते हो, कि अगर नंबर ऑफ आउटकम्स अगर निकालना है, नंबर ऑफ आउटकम्स अगर निकालना है ना, इन सैंपल स्पेस या इन एक्सपेरिमेंट ही लिख देता हूं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कहीं तो होता है सैंपल स्पेस के जो आउटकम होते हैं। तो कुछ नहीं करना, उसके जो फेसेस होते हैं, कितने फेस है उसमें, और उसका पावर n कर दिया जाए, फेसेस का पावर n कर दिया जाए। फेस का मतलब जैसे कॉइन है, कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं, तो 2 फेस। और यहाँ n क्या दिखाता है, n जो है नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल। कहने का मतलब क्या हुआ, कि आपने कितना बार वो टॉस किया, या कितने सिक्के को रखा था, ये बातें होती है। जैसे मैं कहूं एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 सिक्के को 1 बार उछाला गया। समझ लो बात को, दोनों एक ही चीजें होती है मैथमेटिकली। क्लियर है, चलो। तो नेन बराबर नंबर ऑफ ट्रायल। जैसे अगर एक कॉइन था, एक कॉइन में कितने फेस होते हैं, तो बोलोगे यहाँ पर जो एक कॉइन में जो फेस होता है वो 2 होता है, तो 2 का पावर n, मतलब एक ही बार किया गया था, तो आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलता था। इसीलिए जब आप एक कॉइन को अगर आप टॉस करते थे तो आपको 2 ही सैंपल स्पेस मिलता था। जबकि आप कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो फेस, देखो एक कॉइन में कितने फेस होते हैं, तो यहाँ बोलोगे कॉइन है तो कॉइन में तो फेस 2 ही होगा, लेकिन इसको 2 बार किया गया था तो पावर ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल 2 हो जाएगा, और 2 का पावर 2 का मतलब होता है 4। अब उसी तरीके से अगर 3 होता तो एक फेस में 2 कॉइन और यहाँ 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर क्या होता, 8 होता। तो तीसरा एग्जांपल जो है वो है टॉसिंग 3 कॉइन। जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 8 आने चाहिए। अब वो 8 कौन कौन सा आएगा ये निकालना है। तो इसको निकालने का एक शॉर्टकट तरीका तो आप ऐसे आ सकते हो कि तीनों में हेड आ जाए, तीनों में टेल आ जाए, एक में हेड, दो में टेल, दो में हेड, एक में टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड, ऐसे आ सकता है। अब ये 8 लिखना थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप ऐसा करो कि जब एक कॉइन को टॉस करोगे तो क्या मिलता है, या तो हेड मिलता है या फिर टेल मिलता है। फिर से एक बार और करना होगा, तो एक बार हेड मिलेगा, एक बार टेल मिलेगा, और यहां से भी एक बार हेड मिलेगा और एक बार टेल मिलेगा। कितने कॉइन हो चुके हैं, 2 कॉइन हो चुके हैं। ठीक है, तो एक बार और कर देंगे तो इसमें भी या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या फिर यहां से भी क्या होगा, एक हेड आएगा एक टेल आएगा, यहां से भी क्या आएगा, हेड आएगा और एक टेल आएगा, यहां से भी देखोगे तो एक हेड आएगा और एक, सॉरी, और एक क्या आएगा, टेल आएगा। तो ये देखो तो हमने कॉइन को कर दिया क्या, 3 बार टॉस कर दिया, और ऐसे हमने एक ट्री डायग्राम बना लिया। अब इस ट्री डायग्राम से आप चाहो, इस ट्री डायग्राम से अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से सारे फीचर्स को निकाल सकते हो। तो मिलाओ, अब यहां से शुरू करो पहले कॉइन से, तो पहला एच 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 मिला, ये मिला एच 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 टी, एच एच टी, दूसरा हो गया। तो यहां से दोनों में पहुंच गया, अब यहां से आओ एच टी एच, एच टी एच, ये मिल गया। चलो ये एच टी एच मिल गया, एच टी, अच्छा यहाँ टी होगा ना, हाँ, तो एच टी टी, एच टी टी। अब यहां से आ जाओ टी एच एच, टी एच एच, टी एच टी, टी एच टी, टी एच टी हो गया, टी टी एच, टी टी एच, और क्या मिलेगा, टी टी एच हो गया। तो और एक क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए, टी टी टी, टी टी टी। मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था, जब यहाँ से हेड और टेल दोनों चाहिए, दोनों में हेड लिख दिया, यहाँ भी वही गलती की थी मैंने, है ना। तो अब देखो ये आ गए हैं कितने, ये आ गए हैं 8, 1 2 3
4 5 6 7 8। तो 8 आउटकम आ चुके हैं। देखो सारे एक दूसरे से क्या है, अलग है, और मैंने पहले ही बता दिया था कि 8 आएगा। तो आई होप कि आपको कॉइन में अगर टॉस करना हो तो आउटकम कैसे लिखेंगे, बहुत लोग इसको याद कर लेते हैं इस चीज को, ये आउटकम। अब ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब मैं बोलूंगा कि प्रोबेबिलिटी बताओ तो आपको टोटल आउटकम तो पा लोगे, है ना, लेकिन ये आउटकम कौन कौन से हैं जब तक नहीं जानोगे तब तक आप, क्योंकि इन्हीं आउटकम में से कुछ आउटकम के आने के चांसेस के बारे में पूछा जाए। जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो उन्हीं एक्सपेरिमेंट में जो चीजें हैं, जो जो उसका रिजल्ट आए, उन्हीं रिजल्ट में से किसी एक रिजल्ट के आने के चांसेस पूछे जाएंगे आपको। तो आपको पहले रिजल्ट पता होगा तब ना उसके रिजल्ट के आने के चांसेस बता पाओगे। इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ये बात समझ आ गया, करना कुछ नहीं था, पहले कॉइन का करते हैं तो एच और टी आता है, दूसरे कॉइन को करेंगे तो जो एच है ना वहां पर फिर से एच और टी लिख दो, फिर यहाँ भी टी था तो यहाँ भी टी और एच लिख दो। अब उसके बाद तीसरा करना है तो तीसरा बार फिर हर एक जो लास्ट लास्ट में जो दिख रहा है, जैसे इसमें तो लास्ट में भी इसमें टीएच कर दिए, इसमें भी टीएच कर दिए, इसमें भी टीएच और इसमें भी टीएच। अब जितने पॉसिबल पेयर बनते हैं बना दो, बन गया टोटल एक्सपेरिमेंट। क्लियर है बात? चलो, इसके अलावा अब हम लोग आगे और भी बहुत अलग अलग टाइप के होंगे, जैसे एक डैश को रोल करते हैं। तो जब डैश को रोल करेंगे तो उस समय सैंपल स्पेस क्या होगा, तो सैंपल डैश जानते हो ना, तो वो लोग या तो 1 आने का चांसेस है, या 2 आने का चांसेस है, या 3 आने का चांसेस है, या 4 आ सकता है, या 5, या फिर 6 आ सकता है। ये 1 2 3 4 5 6 क्या लिख रहे हैं पता है आपको? ये 1 2 3 4 5 6 में क्या लिख रहा हूं कि कितने आ सकते हैं ऐसे। तो आप जैसे उसमें एक लिखा होता है ना डैश में, दो दो गोला बना होता है, तीन गोला, चार गोला ऐसे बना हुआ होता है। तो इसमें अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो 6 हो जाएगी। अब दो पेयर को टॉस करेंगे या दो पेयर को एक साथ करेंगे तो क्या होगा, दो पेयर को करें तो क्या होगा, तो दो पेयर ऑफ डैश को अगर हम लोग अगर रोल करेंगे, पेयर ऑफ डैश को अगर मैं रोल करूं तो क्या मिलना है, तो देखो क्या, तो वहां पर क्या मिलेगा, तो पहला क्या मिलेगा कि पहला में 1 और 1 आ जाए, ये तरीका है, या 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, एंड 1 6 आ सकता है। 1 के साथ तो इतने ही पॉसिबिलिटीज हैं। अब फिर 2 से तो 2 1 आ सकता है, ऐसे करके 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 4 भी आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। अब इसी तरीके से 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। ये सारे आ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं। इसी तरीके से आप 4 होगा तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ये सेम। अगर आगे पहले में 5 और उसके बाद 6 तक लिख दो, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये आ सकता है। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। क्या इसके अलावा और कोई चांसेस है अगर दो को रोल करेंगे तो? जो दो एलिमेंट लिखा गया ना एक ब्रैकेट के अंदर, उसमें एक में होगा पहले वाले में क्या दिखेगा और दूसरे वाले में क्या दिखेगा, तो यही टोटल 36 पेयर दिखेंगे, 36 ही आउटकम आने के चांसेस है। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, कैसे कि हमने बताया था ना कि फेस का पावर होता है n, और एक डैश में कितने फेसेस होते हैं, बोलोगे 6 फेसेस होते हैं, और कितने बार किया गया था, 2 बार, तो 6 का पावर 2 कितना होता है, 6 गुना 6 तो बराबर 36। देखो 36 आउटकम आ गए, तो टोटल आउटकम तो आप निकाल लोगे, लेकिन ये आउटकम जानना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि अगर एक पेयर ऑफ डैश को रोल किया गया तो दोनों डैश में जो आउटकम आएंगे उनका सम 5 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो दोनों में 5 की क्या, कहां से 5 आएगा, तो 1 और 4 से 5 आता है, 2 और 3 से 5 आता है, 4 और 1 से 5 आता है, और इधर 5 आएगा कभी, क्या नहीं आएगा, अब आगे तो 5 आएगा ही नहीं। तो कितने मिल गए, 1 2 3 मिल गए।
तीन ही चांसेस है। तो ये तीन चांसेस कैसे खोज पाए? क्योंकि आपके पास टोटल आउटकम पता था। इसीलिए टोटल आउटकम को पता होना और वो कौन कौन से हैं इसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। उसी तरीके से कार्ड की बात करते हैं तो कार्ड में आपको पता है 52 टोटल होते हैं कि है ना, कार्ड कितने होते हैं 52। इसी के अंदर वैसे कार्ड के बारे में मैंने लास्ट में क्वेश्चंस में रखा है और कंप्लीट बताया कि 52 कार्ड में से कौन कौन से अलग अलग 52 कार्ड हैं, एक एक कार्ड के बारे में मैंने बताऊंगा अभी आगे। तो यहाँ पे सिर्फ समझाता हूँ कि 52 अलग अलग कार्ड हो जाएंगे, उनको सैंपल स्पेस में लिख दो एक कौन कौन से कार्ड है। अर्न किसको बोलते हैं? अर्न मतलब वो पत्थर नहीं होते हैं कि एक बैग होगा इसमें 5 व्हाइट बॉल है ना, 10 ग्रीन बॉल है, तो इसको क्या बोलते हैं? अर्न बोलते हैं। तो इनका सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे? सब कार्ड को एक में मिला दो तो उसका सैंपल स्पेस आ जाएगा। जैसे इसका 5 और अगर 10 था तो इसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 10 और 5 15 हो जाएगा। आपको पता है कि 5 व्हाइट है और 10 ग्रीन। तो ये तो हो गया सिंपल तरीके से सैंपल स्पेस लिखने का तरीका। आई होप कि आपको कोई दिक्कत अब सैंपल स्पेस लिखने में नहीं होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इन चीजों को मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको अभी समझता आ रहा हूं इसीलिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है इवेंट, क्योंकि इवेंट मतलब वो होता है कि जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। ठीक है, मतलब टोटल आप टोटल संभावनाओं में से आप जिस संभावनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, जिन इवेंट के बारे में आपको दिलचस्पी है कि ये कितनी बार आ सकता है या इसके आने के चांसेस कितने हैं, तो जिसकी आप क्या करते हैं, इच्छा कर रहे हैं कि ये कितना बार है, जिसका नॉलेज, इसका आप आंसर निकालना चाहते हैं, वो सैंपल स्पेस का उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट। इसीलिए जो सैंपल स्पेस होता है कुछ और नहीं होता है हमारे, सॉरी, इवेंट जो होता है कुछ और नहीं होता है, इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस का ही छोटा सा पार्ट, उसी के कुछ एलिमेंट। अब वो कुछ एलिमेंट भी हो सकते हैं, कुछ पूरे एलिमेंट भी हो सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि एक कॉइन को टॉस किया, तो टॉस करने के बाद उसमें रेड कलर का कार्ड आ जाए, इसकी क्या मतलब उसकी क्या संभावना है, या कितने ऐसे संख्या होंगे कि रेड कलर के, तो बोलोगे उसमें एक भी नहीं आ सकता, जीरो, क्योंकि रेड कलर तो आता नहीं, या तो हेड या टॉल टॉल सॉरी हेड या टेल आता है, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इवेंट जो होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, और सैंपल स्पेस को ns से दिखाते हैं और इसको ये दिखाते हैं, तो ये क्या होता है? इसका सबसेट होता है। सबसेट का मतलब होता है कि ये उसके अंदर कंप्लीटली कंटेन्ड करता है। समझ में आया बात? चलो, यानी एन आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट का वो फेवरेबल आउटकम्स की हम बात कर रहे हैं जो हम चाहते थे। समझ में आया? जैसे अब मैंने कहा कि अगर आप सॉरी अब मैं टाइप्स ऑफ इवेंट की भी बात कर लेता हूं कि इवेंट कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं क्या करता हूं कि कहां गया गया चला गया पीछे। हाँ, सबसे तो अब कुछ इवेंट एग्जांपल बताऊं। जैसे मैंने कहा कि एक डैश को क्या करो, है ना, एक डैश है आपके पास, इस डाइस को रोल करो, तो रोल करोगे तो एस आपको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 और 6, इन्हीं 6 में से कोई एक नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि डैश के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं। चलो, तो अब मैं बोलूं कि इवेंट को समझाना चाहता हूं कि इवेंट क्या होता है। इवेंट जो होता है सैंपल स्पेस का एक सबसेट है। तो मैं बोलूं कि मुझे 5 आउटकम वाला है ना, कि 5 आए, वो कितना आउटकम है, या इवेंट नंबर वाला आउटकम, इवेंट नंबर्स आउटकम्स। इवेंट नंबर के आउटकम कौन कौन होंगे? वो लोग या तो 2 होंगे, या 4 या 6 होंगे। तो अगर आप इवेंट नंबर का आउटकम, यानी जो टोटल सैंपल स्पेस है उनमें से कोई पार्टिकुलर का आप आउटकम चाहते हैं, जैसे मैंने कहा इवेंट नंबर का आउटकम बताओ, तो इवेंट नंबर का आउटकम 2 3 ही आया। अब देखो ये तीनों क्या सैंपल स्पेस में है या नहीं है? पहले से, है ना। और अगर मान लो कि नहीं होगा तो जीरो भी आ सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। मैं बोलूं कि बताओ जो 10 से ज्यादा नंबर का आउटकम, तो जीरो आ जाएगा, एक भी नहीं आएगा वैसा आउटकम, ऐसा हो सकता है। या बोलूं ऐसा नंबर बताओ जो 6 से या 6 से कम हो, 6 या 6 से कम हो, तो बोलोगे सारे के सारे आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो इवेंट होता है जिसको लोग फेवरेबल आउटकम कहते हैं, जिसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं टोटल आउटकम में से, तो वो ही कहलाता है आपका इवेंट कहलाता है। समझ में आया बात आपको? चलो,
अब ये इवेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए कह रहा हूं अलग अलग, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, समझ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे इसके बेसिस पे इसको नाम देते हैं कि क्या ये सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट को रख सकता है, ये उसके कुछ एलिमेंट को रख सकता है, या फिर इसके एक भी एलिमेंट को नहीं रख सकता। इसके बेसिस पे हम लोग इसको तीन कैटेगरी में जनरली बांट के रखते हैं। पहला होता है इम्पॉसिबल इवेंट। पहला क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो कब इवेंट को इम्पॉसिबल बोलेंगे, जैसे आपने एक डैश को क्या किया, रोल किया, नहीं अभी ना हम दो कॉइन को टॉस कराते हैं, तो दो कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या मिलता है, या तो हेड टेल मिलता है, या टेल हेड मिलता है, या दोनों में टेल मिलता है, या दोनों में हेड मिलता है, ये बोल रहा हूं। अब मैं बोलूं कि वो आउटकम बताओ, ये तो हो गया टोटल सैंपल स्पेस। इवेंट क्या बोला था कि इसको, इसका कुछ एलिमेंट को हमको चाहिए, तो वो एलिमेंट हमको चाहिए, हम बोल रहे हैं कि इसमें से वो एलिमेंट दो जिसमें क्या हो, जिसमें एक भी हेड ना हो, या ये बोलूं कि इसमें जिसमें वैसे एलिमेंट दीजिए, इवेंट का मतलब इसका एक, इसी में से एलिमेंट को चुनना है। अब वो चुनने के लिए कंडीशंस होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं कंडीशन, किस कंडीशन पे चुनना है, जैसे एक हमको एक टेल वाला चुनना है, एक हेड वाला चुनना है, दोनों हेड वाले चुनने हैं, दोनों टेल वाले चुनने हैं, या ऐसा चुनना है ना, नंबर ग्रेटर देन 3, नंबर ग्रेटर देन 3, वो वाला इवेंट दो। तो बोलोगे इवेंट के पास तो कुछ भी नहीं आएगा, खाली खाली है, सिर्फ 5, कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। यानी उसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, ऐसा कंडीशन ही लगा दिया कि उस सैंपल स्पेस का एक भी एलिमेंट इसके पास नहीं। अब बताओ, इसके पास तो सिर्फ हेड टेल वाले हैं, तो हाँ, और हम कह रहे हैं कि 3 से बड़ा नंबर बताओ, तो 3 से बड़ा नंबर कहाँ है इसके पास नंबर ही नहीं है। इसका मतलब ऐसा घटना चुनना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। दूसरा होता है श्योर इवेंट, है ना, दूसरा क्या होता है, श्योर इवेंट। तो इसमें मान लो आपने क्या किया, एस के अंदर एक कॉइन को टॉस कर दिया, या एक अर्न को ले लिया ना, एक डैश को करते हैं, चलो, तो ये 6 कंडीशन आ चुके हैं। अब मैं बोलूं कि इवेंट में क्या मैं बोलता हूं, इवेंट में मैं बोलता हूं कि आप बताओ नंबर लेस देन 7, नंबर लेस देन 7, 7 से कम हमको वाला नंबर को बताओ। तो ई के पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, बोलोगे ई के पास 7 से कम कौन है, सारे आ जाएंगे, तो बोलोगे इसके पास सारे आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, मतलब जो सैंपल स्पेस में वो सारे के सारे एलिमेंट इवेंट के पास आ गए। समझ में आया। और एक होता है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे ई पहले क्वेश्चन में क्या बताया कि आपने दो कॉइन को टॉस किया, तो हेड टेल हेड, या टेल हेड, या ये चारों ऑप्शन आते हैं। मैंने कहा इवेंट में मैंने बताया कि नंबर ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो 5 आ गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, इसके अलावा उसमें जो एलिमेंट है वो सारे के सारे हो जाए। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सुने थे ना कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है कि जो इवेंट के अंदर एलिमेंट है, जनरली इसको हम लोग ई डैश से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, ई डैश से। क्यों, क्योंकि उसी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और ये निकलता कैसे है, अगर ई डैश आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, एस जो एलिमेंट है ना, एस, उसमें से ई को माइनस कर दो। अब माइनस करने का तो कुछ सेट होता है, तो सेट में माइनस का मतलब क्या होता है कि जो जो एलिमेंट ई में है उसको एस में से हटा दो, और बाकी जो बचेगा वो सारे एलिमेंट ई डैश के हो जाएंगे। समझ में आया। चलो एक एग्जांपल देता हूं तो समझ में ज्यादा आएगा। जैसे एस में आपके पास मान लो क्या है, 1 2 3 4 5 6, और मान लो ई में एक एलिमेंट आ गया हमारे पास 2 3 और 5। तो मैं बोलूंगा बताओ ई डैश में कौन सा एलिमेंट आएगा। तो ई डैश में क्या मैंने कहा था कि एस में से ई वाले एलिमेंट को माइनस करो। तो एस ये है, इसमें ई में कौन कौन सा है, 2 3 और 5। तो 2 को हटा दो, 3 को हटा दो और 5 को हटा दो, क्या मिल गया, 1 4 और 6। तो दिस विल बी 1 4 एंड 6। तो ई डैश में ये एलिमेंट मिल गए, और ये उसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ थोड़ी आपको दिक्कत हो रही हो, क्या आपने सेट थ्योरी को थोड़ा सा नहीं पढ़ा है, तो मैं
जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा मैं सेट थ्योरी कराऊंगा और वो जब सीख लोगे तो ये वाला बात बहुत आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट आउटकम जिसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम, हिंदी में समान संभाव्यता वाले परिणाम क्या होते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि जो आउटकम आए हैं किसी एक्सपेरिमेंट के बाद वो सारे के सारे आउटकम के आने के चांसेस सेम है, हर एक आउटकम के आने के चांसेस सेम हैं, तो वैसे आउटकम्स को हम लोग इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलेंगे। चलो कुछ एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम इक्वली लाइकली आउटकम्स को सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं एग्जैक्टली भी फील कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल, टॉसिंग ऑफ कॉइन। जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या ये इक्वली लाइकली होगा? बोलोगे हेड और टेल आता है, तो जितना चांसेस हेड के आने का है उतना ही चांसेस टेल के आने का है। अगर ये फेयर कॉइन है तो, जय बिरु वाला कॉइन नहीं है तब तो ऐसा तो होता ही है। अगर कॉइन को टॉस करोगे तो जितने चांसेस हैं हेड के उतने ही चांसेस टेल के होंगे, इसीलिए कॉइन को टॉस करना एक क्या होता है, एक इक्वली लाइकली है, ये तो हम लोग मान सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है थ्रोइंग अ डाइस। जब डाइस को थ्रो करोगे तो मिलता है क्या, क्या मिलता है? 1 2 3 4 5 और 6। इसमें हर एक नंबर के आने के चांसेस बराबर होते हैं। जितना चांसेस 1 के आने का है उतना ही चांसेस 2 के आने का है, उतना ही 5 और उतना ही 6 का है, 4 का भी उतना ही है। इसका मतलब हुआ कि डाइस को जब थ्रो करते हैं तो इसके भी आने के चांसेस इक्वली लाइकली है, इसलिए इसे इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। यानी जो आउटकम आया है ना उसको देखना है और देखने के बाद आपको तय करना है कि क्या हर एक आउटकम के आने के चांसेस सेम है, तो समझ में आया, तब वो इक्वली लाइकली होंगे। तीसरा है, ये बड़ा इसी से आपको तय होगा कि चूजिंग अ बॉल फ्रॉम द बैग कंटेन 10 रेड बॉल एंड 3 व्हाइट बॉल। यानी ये अर्न वाला सवाल है कि अगर एक बैग है जिसमें 10 क्या है, 10 क्या है रेड बॉल है और 3 जो है वो व्हाइट बॉल है। अब एक बॉल को जब चूज करेंगे तो ब्लैक बॉल आने के चांसेस और रेड और व्हाइट बॉल आने के चांसेस या रेड बॉल आने के चांसेस क्या सेम है? बोलोगे नहीं, क्योंकि देखो ऐसा चांसेस है कि अगर हम लोग 10 है ना, 10 ऐसी संभावनाएं हैं जिसमें से वो हमेशा क्या मिलेगा, रेड मिलेगा, और 3 ही चांसेस है कि व्हाइट मिलेगा। इसका मतलब बॉल रेड बॉल और व्हाइट बॉल आने के जो चांसेस हैं वो दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा। आई होप कि आपको इक्वली लाइकली इवेंट के बारे में समझ में आ गया। और भी अलग अलग होते हैं, है ना, तो उनके बारे में जनरली क्लास 11 12 में हम लोग करते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग 10 तक में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम इससे बाहर नहीं आता है। अब हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। क्या होता है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट में एस उसका सैंपल स्पेस है और ई जो है उसका फेवरेबल आउटकम या इवेंट है, जिसको जो आउटकम आप सैंपल स्पेस से चाहते हैं, तब पीई जो होता है इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फेवरेबल आउटकम, और इसको डिनोट करते हैं पीई से, और इसको डिफाइन करते हैं हम लोग पी ऑफ ए इज इक्वल टू, ऊपर में लिखना है फेवरेबल आउटकम और नीचे लिखना है जिसमें से आपने फेवरेबल आउटकम को चूज किया है, और आपने किससे फेवरेबल आउटकम को चूज किया था, तो सैंपल स्पेस से फेवरेबल आउटकम को चूज किया था। इसीलिए नीचे टोटल आउटकम्स और ऊपर में लिखते हैं फेवरेबल आउटकम। कहने का मतलब क्या हुआ कि फेवरेबल आउटकम में क्या होता है उसको हम लोग जनरली ई बोलते हैं, है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, और नीचे टोटल आउटकम को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं, तो आप इसे NE अपॉन NS भी कह सकते हैं बहुत इजीली। अब प्रोबेबिलिटी का कुछ क्या होता है, प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को थोड़ा जान ले तब क्वेश्चंस में डाइव लगाएंगे, क्योंकि ये लास्ट हमारे पास डेफिनेशन। तो पहली बात ये कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, यानी किसी भी चीज के होने की संभावना 1 से ज्यादा नहीं हो सकती।
मैथमेटिकली। अब बोलोगे जीरो कब होगी? जीरो तब होता है फॉर इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो वो जीरो किसके लिए होगा? इम्पॉसिबल इवेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एस वन कब होता है या वन कब होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट जो होता है वो वन होता है फॉर श्योर इवेंट के लिए। श्योर इवेंट के लिए यानी आपको सार कि जितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट हैं आपके इवेंट या फेवरेबल आउटकम भी उतने ही हैं। इस तरीके से चूज किया कि सारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट आपके इवेंट में आ गए, तब उस समय प्रोबेबिलिटी वन होगा। बाकी केस में वो 0 से 1 के बीच में लाई करे। और यहाँ जो PS इज इक्वल टू 1 लिखा है ये वही लिखना चाहता है कि अगर आप सैंपल स्पेस ही आपका इवेंट बन जाए फेवरेबल आउटकम तो P अपॉन PS दोनों PS अपॉन PS हो जाएगा और कट के 1 हो जाएगा। P ऑफ इसको बोलते हैं फाई। फाई का मतलब कि इम्पॉसिबल आउटकम है ना, इम्पॉसिबल आउटकम जिसको मैंने इसमें लिखा था उसको मतलब कुछ आया ही नहीं तो उसका जीरो, क्योंकि जीरो आएगा अपॉन टोटल तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो ही होता है। और एक बात और है कि देखो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दोनों को अगर आप ऐड करते हो इट विल ऑलवेज वन। वन क्यों होगा? सोच के देखो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था कि अभी क्वेश्चन से अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा उस समय इसका एग्जांपल करा दूंगा, ठीक है। तो एक बात और है कि अगर ए बी का सबसेट है, इसको सबसेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ए इज द सबसेट ऑफ बी, तब जो पीए की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा लेस देन इक्वल टू पीबी की प्रोबेबिलिटी होती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये तीनों चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये सेट थ्योरी पढ़ने के बाद ये वाला बात बहुत आसान है। तो जो अगर ए के पास कम एलिमेंट है और बी के पास ज्यादा एलिमेंट है तो ऑब्वियसली ना जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो पहला वाला का कम होगा दूसरे वाले के, तो होता ही होता है। चलो अब आते हैं पहले क्वेश्चंस को और सबसे पहले आप डेफिनेशन का ही सवाल मैंने रखा है कि क्या आप बता सकते हो कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? इनमें से कौन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं, यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? तो पहला दिया गया है 3/5। देखो हमने क्या बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो से किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो से बड़ी बराबर या वन से छोटी या बराबर होती है। यानी जीरो से एक के बीच में ही लाई करेगा, नेगेटिव होगा तो भी नहीं और एक से ज्यादा होगा तो भी नहीं। तो ये तो जीरो से वन के बीच में दे तो होगा 2.7। 2.7 तो वन से ज्यादा हो गया तो ये नहीं होगा। 43% का मतलब क्या होता है? 43/100 नंबर में आता है ना, तो ये भी वन से छोटा होता है तो ये हो जाएगा। माइनस में तो होगा ही नहीं क्योंकि जीरो, ये भी नहीं होगा। और ये 0.35 को आप 35/100 लिख सकते हो तो ये भी हो जाएगा। तो ये तीन जो है वो किसी भी प्रोबेबिलिटी के मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है और बाकी तीन जो है वो नहीं है। जो क्रॉस किया गया वो नहीं है, जो टिक किया गया वो है। चलो अब और एक अच्छे अच्छे सवालों भी मैं यहाँ पे लाया हूँ, जल्दी जल्दी अब करता हूँ इसे सॉल्व। बस आपको जो बताया वो याद हो तो कर लोगे। एक डैश को थ्रो किया गया एक बार, याद रखिएगा एक ही बार किया गया, तो प्रोबेबिलिटी बताना है आपको। मैंने सबसे आसान आसान सवाल फिर धीरे धीरे बढ़िया सवाल लिया। तो अगर डैश को करोगे तो पहले सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है वो लिख लो। 1 2 3 4 5 और 6 ये आएंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने मिल जाएंगे? 6 मिल गए, ठीक है। अब पहला पहला जो इवेंट है, पहला क्वेश्चन के लिए इवेंट क्या है आपके लिए? एन इवेंट नंबर। इनमें से इवेंट नंबर चूज करना है। तो इवेंट नंबर कौन कौन होगा? इज क्या है? इवेंट नंबर है हमारा, इवेंट नंबर। तो इवेंट नंबर कौन कौन है? 2 4 और 6 ये मिल गया। यानी हमारा जो फेवरेबल आउटकम या इवेंट जो है वो कितना है? 3 है। आपको प्रोबेबिलिटी बताना है इवेंट का, तो या इसे इवन मान लेते क्योंकि और भी सवाल है। इवन तो वो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे एन इवन, जितना उसके आने के चांसेस हमारे आउटकम के और टोटल आउटकम जितने हैं वो डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो ये हमारे 3 और नीचे 6 होगा, देखो ना एन तो हो जाएगा कितना? 1/2। तो ये मिल गया हमको। सेम तरीके से अब आपको ये दूसरा देखो, अब ये है E2। तो E2 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे?
कहता है नंबर बिटवीन 3 एंड 8, 3 और 8 के बीच में, तो कौन कौन आता है? 4, 5 और 6। अब बोलोगे 7, 7 कैसे आएगा? जब आपके, देखो ना, आपके पास तो ये 6 एलिमेंट है, तो 3 से 8 के बीच में जो आपके पास एलिमेंट है उसमें से ये 3 आ सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसकी भी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना चाहो, सेम तरीके से लिख रहा है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तो ये भी ऊपर में 3 है और नीचे कितने हैं? 6। अब बोलोगे 3 क्यों? देखो, एक आउटकम, दो आउटकम, तीन आउटकम, और टोटल आउटकम कितना है? एक आउटकम, दो आउटकम, तीन आउटकम, चार आउटकम, पांच और एक 6 आउटकम है। ये 6 जो ना एक नंबर लिखा गया है, वो डैश में लिखा, उसकी वैल्यू है, बट वो एक ही आउटकम उसको काउंट होता है ना? चलो, तो इसका भी आंसर कितना मिल गया? 1/2। अब क्या बोला? एक इवेंट नंबर हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। मैंने इवेंट नंबर भी हो सकता है और 3 का मल्टीपल भी हो सकता है। तो 3 का अगर मल्टीपल है और इवेंट नंबर है, तो क्या होगा? एक तो 2 होगा, एक 6 होगा, और 3 का मल्टीपल है तो 3 भी उसमें आएगा, क्योंकि 3 का एक मल्टीपल 3 भी होता है, 6। तो इसका भी 3 आ गया टोटल। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 3, आउटकम 3 हुआ ना? E3 निकाल लो भाई। E3 में क्या आएगा? इवेंट नंबर। इवेंट नंबर क्या होता है? 2, 4 और 6। इसके अलावा 3 का मल्टीपल भी चलेगा, तो 3 का मल्टीपल में एक 3 भी आ जाएगा। तो कितने आउटकम मिल गए E3 को? E3 को 4 मिल गए, तो 4 अपॉन कितने हो जाएगा? 4 अपॉन हो गए कितना? 4 अपॉन हो गए 6। तो 4 अपॉन 6 कर दोगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब किसी को दिक्कत आ सकता है कि और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है कि वो इवेंट नंबर हो, या फिर वो 3 का मल्टीपल हो, या फिर दोनों। कोई दिक्कत मुझे नहीं, और का मतलब ये होता है। एंड लिखा होता तो क्या होता कि ये भी हो तो वो भी हो, जो दोनों होगा तभी उसको लेंगे। जैसे लिखा था ना, इवेंट नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन होता 6, क्योंकि 6 इवेंट नंबर भी है और 3 का मल्टीपल भी है। लेकिन और में ऐसा नहीं होता है। और लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि या तो ये, या फिर ये, या फिर दोनों। समझ आया बात आपको? तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो, एक अब ये कॉम्प्लीमेंट्री जो बताया था मैंने, उस पे बेस्ट क्वेश्चन दिया है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, यानी ए जो है उसके हैपनिंग यानी होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.46 है। डेसिमल में लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, यानी पी ए डैश निकालना है, क्या होगा? तो आपको इसमें क्या बोले थे हम, ये फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि उसके होने का और उसके नहीं होने दोनों की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और उसके होने का प्रोबेबिलिटी दिया गया 0.46 प्लस उसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन इज 1 माइनस 0.46, तो कितना बचता है जी? 4, है ना? और ये कितना बचेगा? 64 नहीं, 54, 54 से 7, हाँ। तो 0.54 ही आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.5 घटा दो ना, 1.00 0.46। अब घटा लो यहाँ से, 10 में से 6 गया तो 4, है ना, और 9 में से 4 गया तो 5, और यहाँ हो गया 0.4। ठीक है, तो ऐसे घटाना आता ही होगा आपको, आई होप। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन था जो उसके बेस्ड था। तीसरा जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा उसी पे बेस्ड है। एक सिंगल लेटर चूज करना है, किसमें से? इस वर्ड प्रोबेबिलिटी से ही। तो लिख लो P R O B A B I L I T Y, इतने सारे वर्ड हैं प्रोबेबिलिटी में। कह रहा है कि इनमें से आपको ये यानी एस के पास ये सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। चलो, बट हमें क्या लिखा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वॉवेल। ये वॉवेल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वॉवेल इसमें से कितने आ सकते हैं बताइए, जल्दी बताइए, इसमें वॉवेल कितने आ सकते हैं? लेकिन इससे पहले आपको पता क्या करना पड़ेगा कि ये तो टोटल है, ये क्या है? टोटल है। तो आपको इवेंट निकाल लो, वॉवेल कौन कौन है? 1, 2, 3, 4 तो भावेल है। तो भावेल 4 है, टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। तो भावेल आने की चांसेस कितने हो जाएंगे? 4/11। क्लियर हुआ बात? तो कुछ नहीं करना था, इसके सारे आइटम में जितने भावेल है उसको ऊपर और नीचे ऐसे रख लिया।
तो हमेशा हम जो इवेंट है या जो फेवरेबल आउटकम है वो कहां से चूज करते हैं, हमेशा चूज करते हैं सैंपल स्पेस से। 3 आइडेंटिकल कॉइन है टॉस टुगेदर, 3 कॉइन को हमने क्या किया है, टॉस किया है। तो 3 कॉइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे? तो पहले मान लो एक कॉइन आपने रखा, इसको टॉस किया तो मिला एक हेड और मिल गया टेल मिल गया। अब एक बार किए, दूसरा बार करेंगे तो हर हेड जगह पे हेड और टेल लिखो, यहाँ भी हेड और यहाँ पे टेल, यहाँ पे भी लिखो, यहाँ लिखो हेड और यहाँ लिखो टेल। 2 बार हो गया। तीसरे बार में अब फिर जो सबसे लास्ट में उसमें फिर हेड टेल लिखो। ये होता है ट्री डायग्राम बनाने का, हेड टेल। यहां से भी वही करो, हेड टेल, यहां से भी वही करो, हेड और टेल। अब ये इसको आप एक तरीके से लिख लो, क्या क्या बनेगा, हेड हेड हेड। तो पहला तो आउटकम मिलेगा कि तीनों में हेड आए, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, ये मिल गया दूसरा आउटकम। तो यहां से इधर हो गया, अब यहां से इधर आओ, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। तो ये कितने मिल गए, 1 2 3 4 आउटकम मिल चुका है। अब यहां से टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टीएचटी मिलेगा, टीटीएच, टीटीएच, टीटीटी, टीटीटी। ये मिल गया टोटल एस हमारा। क्या मिल गया एस? तो एन ऑफ एस कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। आपको पहले से पता, लेकिन कौन कौन था वो देखो। अब कहता है कि सारे के सारे हेड हैं, यानी E1 जो है आपका, E1 निकालना है। E1 मतलब पहला क्वेश्चन, इसलिए E1 E2 लिख रहे हैं, नहीं तो आप सीधे E1 लिख सकते। सारे क्या हो, हेड हो, तो सारे हेड एक ही ऑप्शन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, टोटल ऊपर में जो चाहिए हमारा वो और नीचे 8, तो 1/8 हो जाएगा। उसी तरीके से अब दूसरा E2 की मैं बात कर लेता हूँ। तो E2 में जरा बताओ, एग्जैक्टली 2 हेड होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड, 3 नहीं। तो एक ये वाला होगा, इसमें भी 2 हेड एग्जैक्टली है और इसमें 3 है। तो टोटल 3 है और नीचे है 8। एग्जैक्टली का मतलब उतना है, इन्हें की उतना ज्यादा नहीं। एग्जैक्टली 1 हेड, एक ही हेड हो, एक ही हेड हो। एक ही हेड वाला कौन है बताओ? एक एक ये है एक हेड वाला, और एक ये है 2, और एक एक ये है 3 है। 3 ही ना एग्जैक्टली हेड वाला, हाँ। तो एग्जैक्टली वाला भी 3 है, तो E3 भी बोलोगे तो 3 हेड और नीचे 6 है। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। अब बोला एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो जाए। तो कम से कम एक हेड होगा, तो ज्यादा ज्यादा 2 हो 3 भी हो, तो एक ही ऑप्शन सिर्फ कौन नहीं होगा, ये हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। इसमें ई क्या मिलेगा, इसका 7 में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसमें तीनों टेल है वही नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। बाकी सब में किसी ना किसी में एक हेड है ही कम से कम। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो। तो कम से कम 2 हो तो 3 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें से देखो ए भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी और ये भी। तो चुनना समझ में आ गया आपको? ऑल टेल, सारे के सारे टेल हो जाए। तो सारे के सारे टेल है तो एक ही ऑप्शन है ये, तो 1/8 हो जाएगा इसका। तो आई होप समझ में आ गया ना। मेन होता है ये वाला लिखना, इसलिए मैंने आपको सिखाया था कि कैसे सैंपल स्पेस को लिखेंगे। अब ये वाला है, ये अर्न वाला क्वेश्चन है ना, कोई डब्बे में होता है ना, एक अर्न कार्ड है जिसमें पैक ऑफ 100 कार्ड्स है, उसके अंदर वो कार्ड प्लेइंग कार्ड नहीं है, इसमें 1 से लेके 100 तक गिनती लिखा गया होता है ना। वो स्कूल में कभी कार्ड मिलता है, पास कार्ड, उसमें 1 2 3 4 कितने लोग लिखा होता है। तो ये 100 कार्ड है, 100 कार्ड है उसमें। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि जो एक कार्ड आपको ड्रॉ करना है वो कार्ड परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी जो इवेंट है वो क्या मिलना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इवेंट है। अच्छा, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है पहले ये बताओ? तो बोलोगे टोटल तो 100 एलिमेंट है, क्योंकि 100 कार्ड होगा, पहला में 1 लिखा हुआ रहेगा, दूसरे में 2, और जो इस तरीके से 100 में 100 लिखा हुआ रहेगा। अब आपको NE1 निकालना है या NE निकालना है, इवेंट निकालना है, कितना है आपका फेवरेबल आउटकम कितना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का होता है कितना, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 36, फिर 7 का 49, 64, 81, है ना, और 100। इतना ही नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, कितना, 1 से 100 के बीच में, क्योंकि हमें अपना आउटकम इसी सैंपल स्पेस में से चुनना होता है।
तो कौन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो 10 हो गए। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या करना है, कुछ नहीं, हमारा फेवरेबल जो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे, तो हो गया 1/10, 1/10, है ना। बहुत आसान था या नहीं था, जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब डैश को रोल करना है 2 टाइम्स या 2 डैश को एक साथ करो, एक ही बात है, मैंने बताया था ना। हाँ, तो क्या क्या मिलता है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। देखो जब डैश को 2 डैश को करोगे तो क्या क्या संभावना एस में आती है, पहले वो लिख लो। पहला 1 1 हो सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, और ऐसे करते करते 1 के साथ 6 आएगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर 2 से शुरू होगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, और ऐसे करते करते 2 के साथ लास्ट में 6 आएगा, क्योंकि 2 1 2 2 2 ऐसे आता है। फिर यहां से 3 1 आएगा, फिर 3 2 आएगा, फिर 3 3 करते करते कहां तक आएगा, 3 से 6 तक जाएंगे। फिर वैसे ही 4 1 आएगा, और फिर कहां तक जाएगा, 4 6 तक जाएगा। फिर 5 1 आएगा, और फिर 5 6 तक जाएगा, और फिर 6 1 आएगा, और लास्ट में दोनों में 6 आ जाएगा। तो इतने ही होते हैं, यानी टोटल जो हम बात करेंगे सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट है, जानते थे। अब कहता है इवन नंबर ऑन ईच डैश, इवन नंबर ऑन मतलब दोनों में इवन नंबर हो, तो दोनों में इवन कब कब आ सकता है, देखो, तो 1 पहले वाले से एक भी मिलेगा क्या, क्योंकि पहले वाले में हर में एक एक रहेगा तो नहीं मिलेगा। दूसरे वाले में इवन मिल सकता है, तो क्या में 2 2 में एक इवन आ सकता है। देखो हमारा जो इवेंट क्या है वो देख लेते हैं एक बार, तो 2 2 होगा, 2 4 और 2 6। अब 3 वाले में एक भी इवन नहीं मिलेगा, अब 4 वाले में 4 2 हो जाएगा, है ना, 4 4 होगा, और 4 6 होगा, ये होगा। उसके बाद 6 वाले में आएगा, 6 2 आएगा, 6 4 आएगा, और 6 6 आएगा। क्या इससे और भी कोई एलिमेंट आएंगे जिसमें इवन नंबर हो, दोनों में, दोनों में इवन नंबर बोलोगे, नहीं आएंगे। कितने मिल गए, 3 6 9, यानी जो हमारा इवेंट आउटकम है वो 6 मिल गया। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है अगर इसका, तो 6/36 कर दोगे, यानी 1/6 हो गया। समझ आया कि नहीं आया, बस आपको इसमें से चूज करना था। अब बोलता है प्राइम नंबर ऑफ ईच डाइस, दोनों में प्राइम नंबर हो, दोनों में प्राइम हो, तो 1 तो, अब प्राइम नंबर आपको पता है ना किसको बोलते हैं, जो जिसका सिर्फ 2 डिवाइजर हो, एक 1 और एक वो खुद। तो पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर अगला होता है 3, फिर होता है 5। 1 प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर यहां से शुरू होता है, उसके बाद होता है 7। तो ऐसे करके आपको इतने ही 3, यानी उनके दोनों डैश में या तो 2 3 और 5 होना चाहिए, दोनों में। तो उससे खोज लेना आपको कितने मिलेंगे, ठीक है। फिर तीसरा कहता है कंपोजिट नंबर ऑन ईच डैश, दोनों में कंपोजिट हो। कंपोजिट का मतलब किसको बोलते हैं, पहला कंपोजिट नंबर होता है 4, अगला कंपोजिट नंबर होता है 6। तो दोनों में या तो 4 4 हो, या 4 6 हो, या 6 4 हो, या 6 6 हो, तभी ये 4 ऑप्शन बन सकते हैं कंपोजिट नंबर के। क्योंकि देखो भाई, कंपोजिट नंबर कहते हैं जिसका एक से 2 से ज्यादा डिवाइजर हो उसको। जैसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है, अगला कंपोजिट नंबर 6 होता है, उसका अगला कंपोजिट नंबर 8 होता है। ये सब कंपोजिट नंबर है जिसके एक से ज्यादा डिवाइजर होते हैं। तो कितने बनेंगे बताओ, तो या तो देखो पहले में 4 होगा तो दूसरे में 6 होगा, अब तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब दूसरे में या तो 6 होगा तो 4 होगा, 6 और 6 होगा, तो यही 3 ऑप्शन तो बनेगा कंपोजिट नंबर के लिए, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/36, और 3 करोगे तो 1/12। तो ऐसे बड़ा इजीली आप क्या कर सकते थे, इसको निकाल सकते थे। अब जरा प्लेइंग कार्ड के बारे में जान लो, तो प्लेइंग कार्ड में 52 टोटल कितने नंबर में होते हैं, ये 52 कार्ड्स होते हैं टोटल ना, जो सफल होता है 52, उसमें 4 सूट्स होते हैं। पहला होता है हार्ट, दूसरा स्पेड, डायमंड और क्लब। और हर एक सूट जो होते हैं उसमें 13 कार्ड्स होता है, इसमें भी 13, इसमें भी 13, और इसमें भी 13। ये 13 सूट्स के कार्ड होते हैं, क्लियर है। अब इनको अगर आप देखना चाहो तो ये है आपका हार्ट, है ना, ये है आपका डायमंड, ये है आपका स्पेड, और ये है आपका क्लब। ये क्या है आपका, ये है हार्ट, ये है आपका डायमंड, ये है आपका स्पेड, और ये है आपका क्लब। देखो हमने क्या कहा था, हार्ट जो होता है, कितने हार्ट वाले कार्ड हैं, 13,
ये भी कितने हैं 13, डायमंड वाले भी कितने हैं 13, स्पेड वाले भी 13 और ये वाला भी है 13। ये चारों कार्ड्स 13-13 होते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब इन चारों में से देखो ये जो 26 कार्ड हुए ये कैसे दिख रहे हैं आपको, ये रेड कलर के हैं और ये जो 26 कार्ड दिख रहे हैं ये क्या है ब्लैक कलर के हैं। तो सबसे पहले ध्यान रख लेना कि पूरे 52 कार्ड में से 26 तो रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कितने सूट्स हैं, 4 सूट्स हैं, पहला हार्ट, स्पेड, डायमंड और क्लब, और हर एक सूट 13-13 कार्ड का, जैसे 13 कार्ड कौन कौन सा होता है, अब इन 13 कार्ड में से मैं एक में बताऊंगा, बाकी में वैसे ही होते हैं। पहले वाले में सबसे पहले होता है एस, एक का जिसको बोलते हो वो होता है। उसके बाद एक अगला कार्ड होता है किंग, फिर होता है क्वीन, क्या होता है क्वीन, और फिर एक होता है जैक। ये तो पहले 4 कार्ड के बारे में मैंने बता दिया कि हर एक प्रकार का जो एक सूट सब में ये चारों होते हैं, बस उसमें ऐसा सिंबल लगा हुआ होता है। अगर स्पेड होगा तो ऐसा सिंबल लगा हुआ होगा, अगर वो डायमंड होगा तो 13 में ऐसा सिंबल लगा हुआ होगा। उसके बाद नंबर आता है 2, 3, 4 और कहां तक जाता है 10 तक जाता है। तो देखो टोटल मिला के 13 कार्ड्स हो चुके होंगे, हो चुके हैं क्या, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितने हो गए 9 कार्ड इधर हो गए और 4 इधर, तो 9 और 4 13। तो यही 13 कार्ड जो होते हैं वो सबके पास होते हैं। इसके पास भी एक क्वीन होता है, इसके पास भी एक क्वीन, इसके पास भी एक क्वीन, यानी हर एक जो अलग अलग सूट्स हैं उसके पास एक एक क्वीन, एक एक एस, एक एक किंग, एक एक जैक होता है, एक एक 2, एक एक 3, एक एक 4, एक एक 5, एक एक 6 और वैसे एक एक 10, यानी 13 कार्ड जो मैंने बताए वो सबके पास होते हैं, ठीक है। सब में डिफरेंसेस ये होते हैं, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलूं कि रेड कलर के कितने किंग होंगे, तो रेड कलर के टोटल कितने सूट्स हैं, 2 सूट्स होते हैं और हर एक सूट्स में एक किंग होता है, तो कितने किंग होंगे रेड कलर के, 2 किंग हो जाएंगे। वैसे पूछूंगा कि बताओ डायमंड में कितने किंग होंगे, तो हर एक सूट्स में एक ही किंग होता है, क्योंकि देखो 4 सूट्स है तो 4 किंग, 4 सूट्स है तो 4 एस, 4 सूट्स है तो 4 क्वीन, 4 सूट्स है तो 4 जैक, यानी हर एक कार्ड 4-4 होगा, चाहे एस हो, किंग हो, क्वीन हो। अंतर क्या होगा सब में, अंतर ये है कि हार्ट वाला रेड कलर का ऐसा हार्ट बना हुआ होगा, डायमंड वाला में ऐसा डायमंड बना हुआ रहेगा, और स्पेड वाला में ऐसा पान पत्ता उल्टा टाइप का, और क्लब जो होता है चिड़िया टाइप का बना हुआ रहता है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, तक नहीं है, चलो समझ आया तो चलो इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन है लास्ट कार्ड के ऊपर कि एक कार्ड को ड्रॉ किया जाता है, वेल सफल्ड 52 कार्ड है, उसमें से आपको प्रोबेबिलिटी बताना है। तो पहले तो आपको चल गया होगा कि एनएस जो है वो 52 है, क्योंकि 52 कार्ड आपको चल गया पता कौन कौन होते हैं। किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के कितने किंग हैं, है ना, इवेंट क्या है आपका, किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के कितने किंग हैं, 2 होते हैं, क्यों, क्योंकि रेड कलर के 26 हैं टोटल, और 26 में से एक होता है हार्ट और दूसरा होता है डायमंड, और डायमंड के पास एक किंग, हार्ट के पास एक किंग, 2 हो गया। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ना पहले वाले का, तो 2/52 हो जाएगा सीधा। उसी तरीके से फेस कार्ड, अच्छा एक फेस कार्ड क्या किसको बोलते हैं, जरा ये भी देख लो, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं भूल गया था बताना। फेस कार्ड होते हैं कितने, देखो एक होता है किंग, क्वीन और एक जैक, ये 3 जो है वो फेस कार्ड है, और ये कितने हो जाएंगे बताओ, हर एक सोर्स में 3 फेस कार्ड, तो कितने टोटल 4 थे, तो 4 इंटू 3 12, तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। जो एस है ना, एस ये फेस कार्ड नहीं है, ये फेस कार्ड नहीं है, तो समझ आ गया बात। अच्छा एक होता है ऑनर कार्ड, क्या होता है एक ऑनर कार्ड, कभी कभी पूछ लिया जाए तो देख लेना, ये होते हैं इसमें एस होता है, इसमें एस प्लस फेस कार्ड, फेस कार्ड एस भी होगा और फेस कार्ड भी, यानी इसमें कितने हो जाएंगे, ऑनर कार्ड कितने होते हैं, 16 कार्ड होते हैं टोटल। अब देखो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताना है तो टोटल 52 में से कितने फेस हैं, 12, तो 12/52 हो जाएगा। रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे,
तो रेड आधा हो जाएगा, क्योंकि 26 में से आधा होगा तो 6 हो जाएगा। जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में कितने जैक होंगे? भाई हार्ट है तो हार्ट 13 कार्ड हो तो उसमें से हर एक 13 में से एक होता है जैक, तो एक हो जाएगा इसका, तो 1/52। स्पेड कितने होते हैं? 13 कार्ड ना, ये सूट्स है तो 13/52 हो जाएगा। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में एक ही क्वीन होती है तो 1/52, है ना, बहुत आसान। इसलिए मैंने कहा कि आपको बस सिंपल स्पेस और इवेंट निकालने आना चाहिए। तो आज देखो हमने पूरे पूरे इस 30-40 मिनट की क्लास में मैंने क्या किया कि पूरे प्रोबेबिलिटी को एकदम बहुत छोटे लेवल से हाई लेवल तक कंप्लीट कर दिया। अब बस आपको प्रैक्टिस करना है और जैसे जैसे मैंने तरीका बताया वैसे करते जाना। नेक्स्ट क्लास में मैं एक अच्छा टॉपिक लेके आऊंगा। आज क्लास के लिए इतना ही, तब तक बढ़िया से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और हर अपना जो कमेंट है उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए या इस पे और ज्यादा क्वेश्चंस कराना हो तो मैं भी करा दूंगा, बस आपको क्या करना है करते रहना। हो सके तो एमसीक्यू ले आता हूं ताकि आपको मजा आ जाए जल्दी जल्दी सॉल्व कर, ठीक है। तो रखता हूं आज की क्लास को यहीं तक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही देखते रहिए और प्यार जताते रहिए।